नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो पेपर हुए हैं और उसमें जो प्रश्न पूछे गए वही हम लोग देख रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को वीडियो को लाइक करके आपने शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला प्रश्न इसका आंसर करिए दोस्तों फटाफट। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है, बताइए फटाफट आंसर करिए। तो ये होता है सोमेटोट्रोपिन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है ये बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। चलिए आगे चलते हैं। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, चीनी और वसा, चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। हृदय कार्य को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। तो सोमेटोट्रोपिन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट। बताइए एक ग्रंथि जिसे अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कहा जाता है, दोनों के कार्य होते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं। आंसर करिए फटाफट। तो ये होती है आपकी चिर परिचित अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य करती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं। इसकी लगभग 90% कोशिकाएं बाह्यस्रावी तथा 10% कोशिकाएं अंतःस्रावी होती हैं। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस जो कैसा होता है, क्षारीय होता है तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो अग्नाशय से जो निकलता है अग्नाशय रस, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन आदि हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये पूछा जाता है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं जिनसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन आदि हार्मोन का स्रावण होता है। तो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी 10% बाह्यस्रावी हो गई और 90% 10% अंतःस्रावी हो गई। और इससे निकलने वाला रस जो क्षारीय होता है, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन करता है। इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंसुलिन एक प्रकार का है, बताइए इंसुलिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, बताइए। तो इंसुलिन जो है हार्मोन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हार्मोन
इंसुलिन हमारे शरीर की किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन जो है हमारे शरीर की किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो ये जो निर्मित होता है अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, अग्नाशय। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कौन करता है बताइए? अभी हम लोग देखे थे। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बताइए क्या कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। तो ये जो देखिए अलग अलग किताबें जो है एनसीईआरटी जो दे रही है, एनसीईआरटी जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को मानती है, और अमेरिका का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, इन दोनों को मानती है, यूएसए। तो चलिए इसका प्रश्न में व्याख्या दिया गया, देख लिया जाएगा। एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि यूएस जो नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार थायरॉक्सिन और इंसुलिन दोनों ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का थायरॉक्सिन माना है। तो भैया यूपी ट्रिपल एससी किसको फॉलो करेगा? एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। तो आप भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, थायरॉक्सिन। और इस प्रकार से आप ऑप्शन जो है ऑप्शन सी को आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है बताइए? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आता है दोनों। तो बताइए कौन सा है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन कहते हैं एस्ट्रोजन को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एस्ट्रोजन ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका स्रावण यौनावस्था से लेकर मेनोपाज रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन जो है एस्ट्राडियोल होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्राडियोल होता है। इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन भी मादा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन भी मादा हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है ये महिला में यौना अवस्था से मेनोपास, जब तक उसका मासिक चक्र आना बंद ना हो जाए तब तक आता है एस्ट्रोजन। इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन भी मादा हार्मोन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है बताइए? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। ऊपर और अंदर नीचे मत करिएगा, ठीक है ना? मस्तिष्क के निकट कहीं नहीं, देख रहे हैं? तो मस्तिष्क के नीचे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभरा है। यह कपाल की स्फिनाइड हड्डी के
सुरक्षित लटकी रहती है, यह मास्टर ग्रंथि के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि पीयूष ग्रंथि, प्रश्न ये था कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो ये मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। देखिए इसी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ये मस्तिष्क अग्रभाग में आता है, सेरेब्रम। और ये हो गई पीनियल ग्लैंड। देखिए ये पीयूष ग्रंथि है और ये पीनियल ग्लैंड है। और ये हो गया सेरेब्लम, सेरेबेलम। स्पाइनल कार्ड हो जाती है, जो हो जाती है ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला। और ये पोन्स हो जाता है, ये ब्रेन स्टेम है। तो इसी तरह से देख लेंगे, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया। और ये फ्लूइड फील्ड स्पेस हो गया। तो हम लोग का प्रश्न ये था कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। और यहाँ पर लिखे था पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। और इसको किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसका आंसर करिए फटाफट दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया युवा विकास दल अधिकारी। तो बताइए दोस्तों। तो इसमें जो है प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये तीनों जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जबकि सेक्रेटिन का स्रावण जो है पीयूष ग्रंथि से नहीं होता। और जो नहीं होता वही आपको क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये सब का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। सेक्रेटिन हार्मोन ग्रहणी से निर्मित होता है, बाकी सब हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निर्मित होते हैं। तो सेक्रेटिन का स्रावण जो है ग्रहणी से होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है। जिसको हिंदी में ऑटू ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा थायराइड ग्रंथि कहाँ पर है। तो ये है थायराइड ग्लैंड। इससे जो इस फिगर में और अच्छे से दिखेगा, इसलिए मैं इसको यहीं से बताता हूँ। तो देखिए थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड यहीं पर होती है। ये जो हो गया थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, इसको जो है थोड़ा सा ये हो गया। और देखिए ये हाइपोथैलेमस हो गया। ये सभी जितनी भी ग्रंथियां हैं मानव शरीर में उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन होगा? हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड हो गया। ये थाइमस यहाँ पर पाया जाता है, थाइमस ग्लैंड। और ये महिलाओं में ओवरी पाई जाती है। देखिए इन फीमेल्स लिखा हुआ है। और देखिए ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, ये जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की काम करती है। 90% बहिर्स्रावी की काम करती है।
और 10%। और ये देखिए किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ये पुरुष में टेस्टिज होता है जहाँ से स्पर्म बनता है। तो ओवरीज मेल में होती है जहाँ से अंडा निकलते हैं। और पुरुष में टेस्टिज हो गया। और प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये हो गया। इसको बहुत देखने की ज़रूरत नहीं। देखिए टेस्टिज ओवरीज दिखाया है। महिला में ओवरीज हो गया, पुरुष में टेस्टिज हो गया, पैंक्रियाज ये सब सेम होता है। और ये पीनियल ग्लैंड है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। तो क्या पूछा था देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑटू ग्रंथि थायराइड मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो लीवर होता है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? पैंक्रियाज आती है। लेकिन अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से। यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है एवं हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये बहुत चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है थायराइड ग्रंथि से जो निकलता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन। तो चलेंगे आगे दोस्तों। तो क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि। अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्रावण करता है? बाइल जूस। बाइल जूस किससे निकलता है बताइए? तो बाइल जूस निकलता है यकृत से, लीवर से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यकृत पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। यकृत मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और दूसरा बड़ा अंग है। यकृत जो है मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कार्यकी वाले चैप्टर से हम लोग देखेंगे। तो भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? जो महिला के गर्भ में बच्चा जो होता है उसको किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है बताइए? तो ये जो फोइटस होता है, भ्रूण, इसको अंग्रेजी में हिंदी में फीटस लिख रहा है। तो फोइटस की स्थिति में जब भ्रूण हो जाता है तो उस स्थिति में जो है उसके सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भ्रूण के फोइटस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। भ्रूण विकास के तीसरे माह से जन्म तक के समय को फेटल पीरियड कहते हैं, भ्रूण काल। भ्रूण विकास के तीसरे माह से जन्म तक के समय को, जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। तो 3 माह का जब हो जाएगा बच्चा आपके पेट में तो उसको भ्रूण फोइटस कहने लगेंगे। और उस समय उसके हाथ पैर, बाल मुंह ये सब आप पहचान सकते हैं, उससे पहले पहचान नहीं पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य के किस अंग में परिवहन कोरोनरी धमनी, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में समझ में आ रहा है,
विद्यमान होती है, बताइए। इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं, कोरोनरी आर्टरी। तो देखिए कोरोनरी आर्टरी हृदय में विद्यमान होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं आपको फिगर से दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये देखिए लेफ्ट और मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट तथा मेन कोरोनरी आर्टरी सरकमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी इसको कह रहा है। और ये सरकमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी डिसेंडिंग नीचे उतरती हुई कोरोनरी आर्टरी, तो यही हृदय में पाई जाती है। और ये राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई। तो हृदय में कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में तो ये जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये खुद हृदय को ब्लड सप्लाई करती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि खाना बनाने वाला सबके लिए खाना बना रहा है, लेकिन उसको भी तो खाना चाहिए जो खाना बना रहा है। उसी प्रकार से हृदय जो है पूरे शरीर को रक्त तो पहुंचाता है, वो धमनी और शिरा के माध्यम से, आर्टरी और वेंस के माध्यम से हृदय जो पूरे शरीर को रक्त पहुंचाता है। लेकिन इस हृदय को भी तो रक्त चाहिए चलने के लिए, कार्य करने के लिए। तो वही कोरोनरी आर्टरी ही हृदय को, देख रहे हैं कि ये नसों के जाल की तरफ फैला हुआ है, तो ये हृदय में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कोरोनरी धमनी का कार्य जो है हृदय को खून पहुंचाना होता है, हृदय को खून पहुंचाना होता है। यह खून हृदय के मांसपेशियों में जाता है, यह खून हृदय के मांसपेशियों में जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। आप जानते हैं कि मनुष्य के हृदय जो है 4 चेम्बर्स में, 4 कक्षों में बटा होता है। आप लोग बचपन में खूब दिल बनाते थे, तो 4 कक्षों में बटा होता है। तो इसमें जो लेफ्ट का निलय जो होता है, इधर इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। तो बायां निलय जो ये वाला जो होता है सबसे मजबूत होता है, सबसे बड़ा भी होता है और सबसे मजबूत भी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको फिगर से भी समझाएंगे। देखिए इस वाले की बात कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये जो है सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो आदमी जितना काम करता है वो उतना मजबूत होता है, उसकी शरीर उतनी मजबूत होती है। तो यहाँ पर ये भी सिद्धांत लागू होता है। देखिए ये आपके शरीर से क्या होता है, शरीर से ब्लड आपके हृदय में यहाँ से प्रवेश करता है। ये नीला का मतलब कि कैसा ब्लड है, अशुद्ध रक्त है। और लाल वाले में से शुद्ध रक्त बह रहा है। तो इसमें होता है, देखिए यहाँ से ब्लड आपके शरीर से जो ब्लड आएगा वो अशुद्ध होगा, यहाँ पर जाता है। और देखिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व ये पूछता है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच होता है। ये देखिए इसको कहते हैं राइट एट्रियम और इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल्स, ये दोनों साइड होता है। इधर देखिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं, निलय कहते हैं, और ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं। ये निलय भाई हो गए और ये हो गए ऊपर जो है छिपा हुआ है, हाइड है। खास तौर से ये देखिए ये वाला, या इधर कह लीजिए ये निलय हो गया, इसको आलिंद कहते हैं। तो इसमें जो है
इसी को पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कि ये पूछता है मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों पूछता है आपसे। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है राइट साइड में होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, और मिट्रल वाल्व जो होता है कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में। तो मेरा प्रश्न ये था हम लोग का, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको बाद में देखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष को दायां तथा बायां आलिंद कहते हैं, ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां तथा बायां निलय कहते हैं। इन 4 कक्षों में बायां निलय जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये आप जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं, कोई आज की बात नहीं है। अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो रेडी कर देता हूँ, क्योंकि रेड सबसे ज़्यादा खिलता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप जानते हैं कि कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, और ये होती है स्टेपिज। ये आप बचपन से ही रटते आ रहे हैं, भले समझे ना समझे, लेकिन रटते आ रहे हैं कि कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपिज। ये देखते रहे किस परीक्षा में पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। यह कर्ण गुहा के भीतर पाई जाने वाली 3 छोटी छोटी हड्डियों में से एक है। तो कान में और कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं? मैलियस, इनकस और स्टेपिज, ये 3 हो गई, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। फीमर जो है कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। आपकी जो कमर से और घुटने के बीच की जो हड्डी है इसको फीमर कहते हैं, और ये सबसे बड़ी हड्डी है। तो मैलियस, इनकस और स्टेपिज, इसको आप याद रखेंगे। भाई कुछ नया सीखते रहिए। मैलियस, इनकस और स्टेपिज। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करिए फटाफट। आंसू का पीएच होता है, आखिर पीला ही आया, चलिए पीला अच्छा लग रहा है। आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो हमको ब्लड का पीएच मान बता दे दिए, बताइए आप लोग। तो देखिए आंसू का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, और यही जो है ब्लड का भी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आंसू भी क्षारीय होता है। मनुष्य के आंसू का पीएच मान 6.4 से 6.5 से लेकर 7.6 तक होता है। आंसू का औसत पीएच मान 7 होता है। ये देखिए सीमा में आ रहा है, तब विकल्प ए को सही मान सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। आंसू का पीएच मान जो हो गया 6.5 से 7.6 के बीच बता रहा है, और औसत जो है 7 बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड का पीएच तो आप जानते ही हैं 7.4 होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात है, बताइए। तो मनुष्य में आप जानते हैं दांत पाए जाते हैं। चर्वणक दांत किसको कहते हैं? चर्वणक और अग्रचर्वणक। तो मोलर्स को
चवर्णक कहते हैं, मोलर्स को चवर्णक कहते हैं, और प्री मोलर्स को अग्रचवर्णक कहते हैं। अग्रचवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात क्या है बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2:3। मनुष्य में अग्रचवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात है 2:3। चलिए मैं आपके लिए अच्छे से इमेज लेकर के आया हूँ। ये देखिए इंसीजर्स हो गए, इंसीजर्स को कृंतक कहते हैं। ये पूरा सफ़ेद हो गया, तो आइए हम लोग को कलर चेंज किया जाए। ये हो गए कृंतक। और देखिए ये केनाइन, केनाइन को रदनक कहते हैं, केनाइन को रदनक कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो 2 दांत देख रहे हैं, इनको जो इन्हीं को प्री मोलर्स कहते हैं। प्री मोलर्स का मतलब अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, और इसको कहते हैं चवर्णक, चवर्णक। तो देखिए हिंदी में इनका नाम हम लोग देख लिए, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। वैसे एक दांत का फार्मूला होता है 21-23। 21-23 कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो देखिए इंसीजर्स जो होते हैं 2 होते हैं, और केनाइन 1 होता है। उसके बाद फिर प्री मोलर 2 होते हैं, और मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। यही हो गया इंसीजर्स ICPM। तो ऐसे भी हम याद करते हैं, ICPM याद करने के लिए आप इसको बना लीजिए, ICPM 21-23। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए, तो अब आप समझ गए हो क्या पूछा था, अग्रचवर्णक का चवर्णक से अनुपात। तो अग्रचवर्णक का चवर्णक से अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखिए थर्ड मोलर जो होता है, इसको विजडम टीथ कहते हैं। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर को जो है इसको बुद्धि का दांत कहते हैं, बुद्धि के दांत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब जो है आपको ये क्लियर हो रहा होगा, अग्रचवर्णक और चवर्णक दांतों के साथ अनुपात 2:3। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। तो मैं आपको बताया फार्मूला 21-23 ICPM। तो ये कितना हो गए, 3 2 5 और 3 8। तो 8 तो इधर हो जाएंगे, जैसे अगर आपके जबड़ा हो जाएगा तो 8 इधर हो गए, 8 इधर भी हो जाएंगे। 8 8 16 हो गया, और ये नीचे के हो गए, और 8 16 ऊपर के हो जाएंगे। तो मनुष्य में जो है कुल जो है 32 दांत होते हैं, जिसमें 8 जो कौन से होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, कृंतक होते हैं। 4 रदनक होते हैं, केनाइंस होते हैं। 8 जो है प्री मोलर्स होते हैं, तथा 12 चवर्णक होते हैं। अतः अग्र चवर्णक दांतों का इतना अनुपात होता है। तो अब आप समझ गए होंगे ICPM। तो ये केनाइन इंसीजर जो होते हैं, इनको चीरने वाला दांत कहते हैं। जिससे आप सेव काट के खाते हैं, तो इन्हीं आगे वाले दांतों से काट करके खाते हैं। यहाँ पर देखिए इन्हीं से, इंसीजर से। तो 21-23 याद रखें, ICPM याद रखेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, बताइए।
माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, बताइए। तो ये जो होता है इसका एनाफेज चरण में, एनाफेज चरण में जो है क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत डीप प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष जनन प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रणाली का, तो ये देखिए फैलोपियन ट्यूब जो होती है महिला में पाई जाती है। अब जब फैलोपियन ट्यूब महिला में पाई जाती है तो आपको यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद वास डिफरेंस टेस्टिज और स्क्रोटम, वास डिफरेंस टेस्टिज और स्क्रोटम जो है ये तीनों पुरुष में पाए जाते हैं। चलिए ये आसान प्रश्न था। फैलोपियन ट्यूब जो है महिला में पाई जाती है। वास डिफरेंस शुक्र वाहिनी वृषण और वृषणकोशी मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, जबकि डिंब वाहिनी नली महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तो हिंदी में जो है साइंस पढ़ना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब जो पढ़ता होगा तो मान लीजिए कि उसको ठीक ही है, लेकिन देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी लिख रहा है, अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब। आसान है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है, बताइए। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है, क्या होता है? तो भैया अंडा कहाँ से निकलते हैं? महिला कैसे निकलते हैं? और महिला में कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, बताइए। यक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और पुरुष में यक्स वाई। तो आप खूब पढ़े हैं, तो दो यक्स क्रोमोसोम्स इसका उत्तर होगा। तो इसी में से ये जब यक्स और यक्स मिल जाएंगे तो होने वाला बच्चा जो क्या होगा, लड़की होगी। और यही जब यहाँ से यक्स और ये वाई निकल के आ जाएगा तो जब पुरुष वाई देगा तो क्या होगा, लड़का होगा। आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा बताना फर्ज है, जो लोग नहीं जान रहे होंगे उनको भी जानना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव प्रजाति की मादा या महिला के अनिषेचित अंडे में 23 जोड़ी कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी अर्थात 23 × 2 = 46, जिसमें 22 ऑटोसोम्स तथा एक हेट्रोसोम्स या लिंग क्रोमोसोम्स होता है। लिंग क्रोमोसोम्स में 2x क्रोमोसोम्स पाया जाता है। निषेचन की क्रिया में यही x क्रोमोसोम्स स्पर्म के x या y क्रोमोसोम्स से मिलकर जाइगोट बनाता है। तो जब मिलता है तो उसको जो शुरू में बनता है उसको जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। याद रखेंगे, बाद में डेवलप करके फोइटस होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए रोग एवं उपचार। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? चेचक किस विषाणु से होता है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। सीधे सीधे यही बताइए कि चेचक जो है किस विषाणु से होता है। तो चेचक जो है वारिसेला विषाणु से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
चेचक को छोटी माता या स्मॉल पॉक्स जैसे नामों से जाना जाता है। यह एक विषाणु वायरस जनित, ये भी पूछता है खूब, जैसे कोरोना वायरस है ना, यह एक विषाणु जनित रोग है। चेचक का रोग कारक जीव वैरिसेला विषाणु है। उसी तरह से चेचक रोग होने वाला जो वायरस है वैरिसेला। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिसेंट्री या प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, बताइए। तो ये जो है, तो ये डिसेंट्री नामक रोग जो है दोस्तों, साल्मोनेला और शिगेला दोनों के कारण होता है। साल्मोनेला और शिगेला दोनों के कारण होता है, इसलिए इसका उत्तर एक नहीं दिया जा सकता। हम लोग आगे चलेंगे, इसकी व्याख्या क्लियर करेगी। प्रवाहिका या डिसेंट्री पाचन तंत्र का रोग है। यह शिगेला तथा साल्मोनेला या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसी को कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। यूपी ट्रिपल ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया। तो जब गलत देगा तो उसको सब पूर्ण अंक देना ही पड़ेगा। तो डिसेंट्री नामक रोग जो है शिगेला और साल्मोनेला नामक कवक जीवाणु के कारण होता है। शिगेला और साल्मोनेला, और इस साल्मोनेला को ही एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पर लिखा हुआ या। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो शिगेला और साल्मोनेला डिसेंट्री याद रखिएगा। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? आप ये कहें कि भैया आपको कोरोना का तो टीका लग रहा है या और सभी बीमारियों का टीका लगता है, लेकिन सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है, ये जो है इस बीमारी का टीका आपको लग जाता तो आपको सर्दी जुकाम ही नहीं होता। तो वही पूछ रहा है। ये लोअर परीक्षा 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए। तो इसमें कह रहा है कि आपको जो टीका हो इसलिए नहीं लग रहा है कि इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। कोई एक रहता तब तो आप उसका टीका लगाते, लेकिन ये जो है सब कुछ मिल करके आपको सर्दी जुकाम होता है, और ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सामान्य सर्दी जुकाम जैसी बीमारी में विभिन्न प्रकार के राइनो वायरस, ये वही राइनो जो शब्द है, राइनोसिरस आप जानते हैं ना, ये जो असम के काजीरंगा में पाया जाता है, काजीरंगा उद्यान में। तो राइनो जो शब्द जो है नोज से जुड़ा हुआ है। राइनो वायरस विद्यमान रहते हैं जिसके कारण इन बीमारियों पर टीकाकरण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो विभिन्न प्रकार के वायरस विद्यमान होने के कारण सर्दी जुकाम पर जो है टीका का असर नहीं पड़ता है। तो राइनो जो है शब्द जो है आपके नोज का रूट वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो कुत्ते के काटने से
रेबीज नामक बीमारी हो सकती है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रेबीज का संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। यह सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु, वायरस जो है शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो रेबीज जो है वायरस के कारण होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एलर्जन के कारण परागण ज्वर होता है? निम्नलिखित में से किस एलर्जन के कारण परागण ज्वर होता है? तो बताइए। तो वही एलर्जी की बात कर रहा है दोस्तों। एलर्जी निम्नलिखित में से किस, अब हिंदी में इतना, प्रत्युर्जक के कारण परागण ज्वर होता है? परागण ज्वर होता है पराग के कारण। ये जो है पराग ज्वर पौधों के पराग से उत्पन्न संक्रमण है। और ये जो पतझड़ के मौसम में आप देखते हैं कि नाक बहना, आँखों में खुजली होना, छींक आना, आँखों में पानी आना आदि ये सब होते हैं। तो एलर्जन जो है किसके कारण होता है? तो परागण के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। परागज ज्वर पौधे के पराग से उत्पन्न संक्रमण है। परागज ज्वर जो है पौधे के पराग से उत्पन्न संक्रमण है। यह एक मौसमी एलर्जी है जो बसंत या पतझड़ के मौसम में होती है। छींक आना, नाक बहना, आँख में खुजली होना, आँखों में पानी आना आदि इसके लक्षण हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन कवक अथवा फफूंद से प्राप्त होता है। इसकी खोज वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है कवक या फफूंद से, फंगस से, और ये जो है बैक्टीरिया को मारता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें अनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? अनीमिया अर्थात खून की कमी। खून की कमी कब होने का खतरा ज़्यादा रहता है, बताइए। तो खून की कमी जो है गर्भवती महिलाओं को होने की ज़्यादा संभावना रहती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में गर्भवती महिलाओं में अनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। गर्भवती महिलाओं में यह खून की कमी शरीर में आयरन की कमी के कारण हो सकता है। भाई खून तो आयरन से ही बनता है, तो इसलिए महिलाओं को आयरन की गोली दी जाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है, वही खून की कमी जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, तो ये जो है
आप्लास्टिक रक्ताल्पता, इसको अंग्रेजी में देखिए, अप्लास्टिक अनीमिया जो है एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। अप्लास्टिक रक्ताल्पता। अप्लास्टिक अनीमिया के कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। यह एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी में मुख्यतः अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। इस बीमारी में मुख्यतः अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है, बताइए। तो एनीमिया जो होता है आप सभी जानते हैं कि लोहे की कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। एनीमिया का सबसे सामान्य कारण लौह तत्वों की कमी अर्थात रक्त की कमी होता है। इस रोग में शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य स्तर से कम या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को थकावट, ठंड लगना, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रायः रहती हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? हाशिया कोशिका रक्ताल्पता। सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है? तो ये प्रश्न जो है एक सिकल सेल एनीमिया जो है एक आनुवंशिक बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। और इसका जो उत्तर दे रहा है स्टार करके दे रहा है, अर्थात इसमें कुछ जो है कमी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। हाशिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे शरीर में असामान्य लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। असामान्य लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं जो अर्धचंद्राकार या हाशिए के आकार की होती हैं। यूपीएससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए कैसा अंक प्रदान किया? पूर्ण की आधा का आधा, पूर्ण अंक प्राप्त किया। जब गलत प्रश्न देगा, उत्तर देगा तो पूर्ण अंक प्रदान करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता का लक्षण नहीं है, अनीमिया का लक्षण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता का लक्षण नहीं है? तो मसूड़ों से खून आना ये विटामिन सी के कारण होता है और यही लक्षण नहीं है। हृदय की धड़कनें अनियमित होना ये खून की कमी का लक्षण हो सकता है। थकान भी लक्षण हो सकता है। त्वचा का पीला पड़ना जिसको पीलिया रोग कहते हैं ये भी हो सकता है। लेकिन मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी के कारण होता है और यही आपका उत्तर होगा। ये अनीमिया का लक्षण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खून की कमी, आयरन डिफिशियंसी, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी तथा आरबीसी के विनाशक की उच्च दर, आरबीसी के विनाश की उच्च दर अनीमिया के प्रमुख कारण हैं। हृदय की धड़कनों का अनियमित होना, थकान, त्वचा का पीला आदि अनीमिया के लक्षण है, जबकि मसूड़ों में रक्तस्राव विटामिन सी की कमी के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होता है, पूछ रहा है, बताइए कौन सा सिंड्रोम जो है क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम्स टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों,
तो क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि मनुष्य में जो है 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स अर्थात 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो है टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 23 जोड़ी जो होता है तो 22 जोड़ी हो जाता है और केवल एक अकेले बच जाता है। 22 जोड़ी अर्थात 44 प्लस यक्स ऐसे होता है। ये जो लास्ट वाला जो होता है 45वां, ये सिंगल होता है, तो यही प्रभावित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होता है तो 45वां क्रोमोसोम्स प्रभावित होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम व क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक यक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। 22 जोड़ी प्लस जो है यक्स यक्स या यक्स वाई तो इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। वही कह रहा है कि लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक यक्स उपस्थित होता है, अर्थात ये मोनोसोमिक होती है। इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। भाई इसके पास ये जो देने वाला होता है लिंग गुणसूत्र केवल एक ही होता है, इसीलिए स्त्रियां कैसी होती हैं? नपुंसक होती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? बताइए। मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये दांत दिया हुआ है, खुद ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिंग वर्म। दांत जो होता है रिंग वर्म के कारण होता है, तो यही नहीं है, और जो नहीं है वही उत्तर होगा। तो डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया ये सभी जो है मच्छर से उत्पन्न बीमारियां हैं, जबकि दांत जो है रिंग वर्म के कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दांत एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है जिसके कारण त्वचा पर लाल गोल धब्बे पड़ जाते हैं। लाल गोल धब्बे पड़ जाते हैं। मच्छरों के काटने से इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, जबकि डेंगू, जीका व चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग हैं जो मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। तो दांत जो है कवक से हो गया, और लाल गोल धब्बे इसीलिए इसको रिंग वर्म कहते हैं। लाल गोल धब्बे पड़ जाते हैं इसीलिए इसको रिंग वर्म कहते हैं। त्वचा पर लाल गोल धब्बे पड़ जाते हैं मच्छरों के काटने से इसका। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो कैंसर के ट्यूमर का उपचार के लिए, कैंसर के ट्यूमर को उपचार करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो गामा किरण उत्पन्न करता है। यह कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा होती है? दूध द्वारा कौन सी बीमारी होती है बताइए। दूध द्वारा कौन सी बीमारी होती है आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी बीमारी दुग्ध द्वारा होती है।
तो शुद्ध दूध से नहीं, संक्रमित दूध से, संक्रमित दूध से, संक्रमित दूध से जो है दोस्तों टीबी, जिसको क्षय रोग कहते हैं, और पीलिया, ये दोनों हो जाती हैं। नहीं, डिप्थीरिया। ए और सी आपको दोनों यहाँ पर ऑप्शन होगा, और यूपी ट्रिपल एस सी आपको यहाँ पर पूर्ण अंक प्रदान करेगा। क्यों प्रदान करेगा? क्योंकि गलत उत्तर दिया है। तो संक्रमित दूध से टीबी और डिप्थीरिया दोनों रोग हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ए और सी उत्तर दिया है। संक्रमित दूध से क्षय तथा डिप्थीरिया रोग होता है। डिप्थीरिया रोग गले में खराश, भूख की कमी आदि का कारण है। डिप्थीरिया रोग जो है, जिसको कुकुर खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया रोग गले में खराश, भूख की कमी आदि का कारण है तथा क्षय रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी जो है फेफड़े को प्रभावित करती है। हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला है कि संक्रमित दूध से डिप्थीरिया रोग होता है। उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न हेतु पूर्ण अंक प्रदान किया था। तो अपने गलत पूछते हैं फिर पूरा अंक भी देते हैं, ये तो मजाक बना दिए। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? बताइए। बीसीजी वैक्सीन जो है, अभी हम लोग कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं, तो वही कह रहा है कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो बीसीजी वैक्सीन जो है, इसका टीका लगाया जाता है क्षय रोग में, टीबी में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इस बीमारी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। तो टीबी के लिए हो गया बीसीजी, और टीबी जो है जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टीबी, टीबी बी से बैक्टीरिया, ये पूछता है इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से क्या कह रहा है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया पर्टुसिस माने कुकुर खांसी हो गया, और टिटनस से बचाव होते नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। तो टिटनस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? बताइए। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो अभी हम लोग देखें बीसीजी टीका किस में लगाया जाता है। तो बीसीजी टीका जो है ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में लगाया जाता है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी दिया जाता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, जब आसान चीज़ आए तो स्पीड बढ़ा लीजिए, क्या करना है भाई। कभी तेज होंगे तभी ना धीमे वाला मेंटेन होगा। इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी, किसका कारण सोडियम की कमी हो सकती है? बताइए। इनमें किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? तो दस्त जो होती है, बार बार आपको लाइटिंग आना, ये जो है सोडियम का कारण हो सकती है। इसको डायरिया भी कहते हैं।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? तो दस्त के कारण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दस्त, डायरिया के कारण शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है। डायरिया के कारण शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल का सेवन करने से कौन सा रोग होगा, बताइए। तो दूषित जल के सेवन करने से हैजा नामक रोग हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हैजा विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण और मक्खियों द्वारा फैलता है। हैजा जो है विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। यह रोग दूषित जल के सेवन से होता है। इससे व्यक्ति के शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए तथा जल को उबाल कर पीना चाहिए। इसके उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए तथा जल को उबाल कर पीना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया से होता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, बताइए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। आयोडीन की कमी से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। घेंघा अथवा गोइटर अथवा गलगंड, इसको अंग्रेजी में गोइटर कहते हैं, रोग आयोडीन की कमी से होने वाला विकार है। यह थायराइड ऑटो ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से बीमारियां होती हैं। कैल्शियम फास्फोरस जो है हड्डी और दांत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है, बताइए। तो गोइटर नामक रोग जो है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण होता है, ऑटो ग्रंथि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर मिलान करना है। किसको किसको कौन प्रभावित करता है, बताइए। तो हेपेटाइटिस जो है ये यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को। तो आप देखिए 4-3 एक जगह दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। बाकी को आपको यहाँ पर मिलाना होगा। चलिए मिला करके देख लीजिएगा और व्याख्या में आपको सीधे सीधे देता है, इसलिए मैं आपको वहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। देखिए हेपेटाइटिस नामक रोग जो है लीवर को प्रभावित करता है और इंसेफेलाइटिस नामक रोग दिमाग को प्रभावित करता है, ठीक है। और देखिए लेरिगाइटिस जो है गला को प्रभावित करता है। ओटाइटिस कान को प्रभावित करता है। ओटाइटिस जो है कान को प्रभावित करता है और लेरिगाइटिस जो है गला को प्रभावित करता है। ये जो है देख लेना। ये थोड़ा सा जो हेपेटाइटिस और इंसेफेलाइटिस जो सुना हुआ है, लेकिन ओटाइटिस जो है कान को प्रभावित करता है और लेरिगाइटिस जो है गला को प्रभावित करता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है क्या है, बताइए। हेपेटाइटिस बी क्या है, वायरस है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित
संक्रामक बीमारी है, इससे यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस को हेपाडनेविराइडी परिवार के अंतर्गत रखा गया है। इसमें डीएनए के दोहरे सूत्र डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये स्प्लीन प्रभावित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्प्लीन प्रभावित होती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। मलेरिया एक परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलने वाला रोग है। प्लाज्मोडियम परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलने वाला रोग है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। रोग के प्रभाव से लाल रुधिराणु नष्ट होने लगते हैं। इससे रोगी को रक्त क्षीणता हो जाती है तथा तिल्ली स्प्लीन बढ़ जाती है। रक्त तनु और शरीर कमजोर हो जाता है। उपयुक्त उपचार न हो तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो मलेरिया जो है एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है और इसकी वाहक जो है मादा मच्छर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्प्लीन बढ़ जाती है और लाल रुधिराणु क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ये सब देखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मलेरिया से प्रभावित अंग है, बताइए। मलेरिया से प्रभावित अंग जो है अभी हम लोग देखें स्प्लीन है एवं लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया परजीवी का नाम है, क्या नाम है बताइए। तो इसका प्लाज्मोडियम नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणी औषधि है। तो मलेरिया के लिए सबसे प्रमाणिक औषधि क्यूनाइन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया जो होता है एमपी मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ का कारण होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। इस रोग से बचाव के लिए क्यूनाइन, डायराप्रीम आदि रोग निरोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। क्यूनाइन और डायराप्रीम आदि रोग निरोधी औषधियों का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निमोनिया रोग में लंग्स के अल्वियोली संक्रमित हो जाते हैं। निमोनिया रोग में लंग्स के अल्वियोली संक्रमित हो जाते हैं। जैसी जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं, इसको तो देखना पड़ेगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजा जैसी जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इस संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है। वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी आप देखते हैं कि बुढ़ापे में लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वही कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बताइए? तो सेरेब्रल पाल्सी जो है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेरेब्रल पाल्सी जो है छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। प्राथमिक रूप से यह शरीर संचलन एवं मांसपेशियों में समन्वय को प्रभावित करता है। शरीर संचलन और मांसपेशियों में समन्वय को प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग जो है किससे संबंधित है, आपसे पूछ रहा है। तो अल्जाइमर रोग जो है मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश डिमेंशिया रोग का ही एक विशेष प्रकार है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क के स्नायुओं के क्षरण से स्मृति एवं अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है, पर कुछ दवाओं और प्रबंधन रणनीतियों से लक्षणों में अस्थायी सुधार हो सकता है। यह रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है। इसका नाम विडाल के नाम पर रखा गया। जॉर्ज फर्नांड इसिडोर विडाल के नाम पर रखा गया। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। आंसर करिए फटाफट। तो ये कह रहा है कि जिसमें एक व्यक्ति विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है। तो क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति कुछ विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रंग को क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस आंखों का एक रोग है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को देखते समय एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति की रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से अर्थात आनुवंशिक पश्चात हो सकता है या कतिपय रोगों के पश्चात हो सकता है। आनुवंशिक रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता का कोई उपचार नहीं है। साधारणतया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। साधारणतया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और ये जो प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा।
और मैं अभी आपको बताया हूँ किसी वर्णांत व्यक्ति के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है, बताइए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 33 बताया है, इसको आप लोग तैयार करके रखिए और हम लोग मिलेंगे अगले दिन। या चलिए इसको बता ही देते हैं। लाल और हरा रंग में जो है वर्णांत व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। चलिए और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 को छोड़ देते हैं आपके लिए होमवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, बताइए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो ये वही है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है महिलाओं में कम होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न रोग है। यह लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है जिसका जीन यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है तथा वाई गुणसूत्र पर की युग्म विकल्पी का अभाव होता है। स्त्रियों में यक्स यक्स तथा पुरुषों में यक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों के दोनों यक्स गुणसूत्रों पर वर्णांतता के अप्रभावी जीन के उपस्थित होने पर उसमें वर्णांतता होगी। दोनों यक्स गुणसूत्रों पर वर्णांतता के अप्रभावी जीन के उपस्थित होने के कारण उसमें वर्णांतता होगी, जबकि पुरुष में एक ही अप्रभावी जीन होने पर वर्णांतता आ सकती है। जबकि पुरुष में एक ही जीन अप्रभावी होने से आ सकती है, अतः वर्णांतता रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। तो वर्णांतता जो होती है यक्स गुणसूत्र के कारण ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम होता है, जिससे दोनों गुणसूत्र वर्णांतता के अप्रभावी जीन उपस्थित होने के कारण वर्णांतता होगी, जबकि पुरुषों में एक ही अप्रभाव जीन होने पर वर्णांतता आ जाती है। आप जानते हैं कि पुरुष यक्स वाई से होता है, अगर इसका यक्स प्रभावित हो गया तो ये वर्णांत हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया इसको। जबकि महिलाओं में अगर एक्स हो गया तो इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, दूसरे से पहचान लेगी। तो उसीलिए कहा जा रहा है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। रक्त कैंसर को कहा जाता है। अब ये रहेगा आपका HW। तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।